सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव पर प्रकाश डालें। आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव कैसे हुआ है। सबसे पहले इसकी भूमिका को देखेंगे। भूमिका के बाद मिडिल पार्ट्स को देखेंगे। मिडिल पार्ट्स में हम उसको पक्ष को लिखेंगे, फिर उस पक्ष को लिखकर खंडन करेंगे। लास्ट में कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष को देखेंगे। भूमिका और निष्कर्ष में कुछ पॉइंट्स मिलनी चाहिए, अर्थात कुछ हद तक सही रहनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको भूमिका। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि था पढ़ नहीं पाए एवं क्षैतिज उत्खनन का अभाव इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय बना रहा है तथा इसके दो वर्ग में बांटते हैं। पहला विदेशी उत्पत्ति एवं स्थानीय। इसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा देखा जा सकता है। तो इसका भूमिका हो गया कि हम इसको दो पार्ट्स में देख रहे हैं। पहला विदेशी उत्पत्ति, पहला देख रहे हैं विदेशी उत्पत्ति, जैसे यहाँ पर विदेशी होगा, और दूसरा स्थानीय उत्पत्ति। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विदेशी उत्पत्ति और स्थानीय उत्पत्ति। तो आइए देखते हैं विदेशी उत्पत्ति। विदेशी उत्पत्ति में कुछ इतिहासकार का कहना है, जैसे गार्डन चाइल्ड के अनुसार कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति यहाँ के गांव से ना होकर मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ, परंतु इसका जलवायु अलग हो सकता है। वहीं दूसरी ओर मार्टिन व्हीलर का कहना है कि पहले चरण में ही सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी विकास हुआ। मेसोपोटामिया के विचारों से भी मिलता है, क्योंकि विचारों का भी पंख होते हैं। ये विचारों का भी पंख होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करके लिखा जाता है तो और बेहतर होगा। आगे देखते हैं डी कौशाम्बी के अनुसार। डी कौशाम्बी का कहना है कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं सिंधु घाटी की सभ्यता तीनों एक ही तरह के हैं। अर्थात गार्डन चाइल्ड का कहना था कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति यहाँ के गांवों से न होकर मेसोपोटामिया के सभ्यता से हुआ, परंतु इसका जलवायु अलग हो सकता है। वहीं मार्टिन व्हीलर का कहना था कि पहले चरण में सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी विकास हुआ था। फिर मेसोपोटामिया के विचारों से भी मिलता है, क्योंकि विचारों का भी पंख होते हैं। उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी था। लेकिन यहाँ पर डी कौशाम्बी कहते हैं कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं सिंधु घाटी की सभ्यता तीनों एक ही हैं। अब देखते हैं विदेशी उत्पत्ति का, विदेशी राइटर का हमने जाना, कुछ उसका पक्ष के बारे में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव का पक्ष कुछ जान लेते हैं। तो पहला नगर के बारे में जानते हैं। मेसोपोटामिया के लोग भारत आए तथा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किए। दूसरा, मेसोपोटामिया तथा सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों में पके ईंट का प्रयोग मिला है। और तीसरा, व्यापार के लिए दोनों मुहर का प्रयोग करते थे। चौथा देखते हैं अन्नागार। मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा सिंधु घाटी की सभ्यता दोनों में लकड़ी के सहतीर का प्रयोग एक ही जैसा मिला है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर हड़प्पा सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत मौलिक अंतर भी प्रतीत होते हैं। इन पहलू को निम्नलिखित बिंदु से देखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर 4 पॉइंट आपने देखें, नगर के बारे में देखें, मेसोपोटामिया का ईंट के बारे में देखें, मुहर के बारे में देखें और अन्नागर के बारे में देखें। फिर भी यहाँ पर आपको लिखना ही है कि परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर हड़प्पा सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत मौलिक अंतर भी प्रतीत होते हैं। इन पहलू को निम्नलिखित बिंदु से देखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं निम्नलिखित पहलू को कि क्या इसका निम्नलिखित बिंदु है जो कुछ अंतर बतलाते हैं। तो आइए पहला मौलिक अंतर देखते हैं। पुजारियों का स्पष्ट मेसोपोटामिया में है, जबकि हड़प्पा में नहीं है। हाँ, सबसे पहले पुजारी का जो यहाँ पर दिया गया है कि पुजारियों का स्पष्ट मेसोपोटामिया में, जबकि हड़प्पा में नहीं है। इस बात को भली बात ही जानते होंगे कि मेसोपोटामिया में है, जबकि हड़प्पा में नहीं है।
नेक्स्ट, हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक था जबकि मेसोपोटामिया की लिपि कीलनुमा था। यहाँ पर देखिए कि हड़प्पा का जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक था। ये देखने के लिए मैं पहलू इसके मौलिक अंतर देख रहे हैं। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक था जबकि मेसोपोटामिया की लिपि कीलनुमा था, कील के समान था। नेक्स्ट, आलीशान कब्र मेसोपोटामिया में है जबकि हड़प्पा में इसका अभाव है। हड़प्पा में आलीशान कब्र का अभाव है, आलीशान कब्र नहीं मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजित था जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसका नगर अनियोजित अर्थात जैसे तैसे था। आप जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजित तो था क्योंकि सभी के सभी एरिया पर समकोण 90 डिग्री पर काटते थे, समकोण पर काटते थे, जबकि मेसोपोटामिया के सभ्यता में इसका नगर अनियोजित था अर्थात जैसे तैसे था, वो समकोण काटने वाला इसमें नहीं था। इसका मोहर देखते हैं कि मोहर मेसोपोटामिया में बेलनाकार मिला है जबकि हड़प्पा में आयताकार एवं वर्गाकार मिला है। और इसका वीपीएससी फ्री की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले कि यहाँ पर मुहर जो है मेसोपोटामिया में बेलनाकार मिला जबकि हड़प्पा में आयताकार एवं वर्गाकार मिला। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ईंट का प्रयोग हड़प्पा में ज़्यादा जबकि पक्की ईंट का प्रयोग मेसोपोटामिया में कम है। जल, हड़प्पा में जल की निकासी है परंतु मेसोपोटामिया में जल निकासी का प्रबंध नहीं है। हाँ, आगे आते हैं। मेसोपोटामिया में औजार अधिक मिले हैं जबकि हड़प्पा में औजार का प्रयोग कम मिले हैं। अर्थात एक पक्ष देखें, अब पक्ष देखने के बाद इसको हम कुछ न कुछ खंडन करेंगे, जैसे कि विदेशी राइटरों के बारे में उसका क्या मत है, हम उसका पक्ष दिए, पक्ष के बाद हम इसका खंडन करते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार करते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता विस्तार के रूप में देखे जाना बहुत सही प्रतीत नहीं लगता। दोनों सभ्यता के अंतर में ठोस मौलिक आधार है। बाह्य प्रभाव को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। व्यापारी संबंध में सिंधु घाटी की सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में आदान प्रदान जरूर हुआ होगा, ये स्वीकार कर सकते हैं, परंतु यह स्वीकार नहीं कर सकते कि मेसोपोटामिया का विस्तार सिंधु सभ्यता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका बाहरी प्रभाव, चूँकि आप जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो उसमें बहुत सा राइटर का बहुत सा सम्मत है। किसी की कहना कि जलवायु के द्वारा हुआ, तो बाढ़ से हुआ, तो सुखाड़ से हुआ है, तो बाहरी आक्रमण से हुआ है, सभी का सभी मत है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे तो बाह्य प्रभाव को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। अब व्यापारिक संबंध में सिंधु घाटी की सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में आदान प्रदान जरूर हुआ होगा, ये स्वीकार कर सकते हैं, परंतु यह स्वीकार नहीं कर सकते कि मेसोपोटामिया का विस्तार सिंधु सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के लिए स्थानीय उत्पत्ति भी जिम्मेवार माना गया, जिसे निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। विदेशी को मैंने देखा, अब स्थानीय को भी देखते हैं। निर्माता, द्रविड़, आर्य, क्रमिक विकास, ये पॉइंट को बारी बारी से देखते हैं। सिंधु घाटी का निर्माण द्रविड़ अर्थात भूमध्य सागरीय प्रजाति को द्रविड़ कहते हैं के आगमन से पहले हुआ था। स्थानीय उत्पत्ति में अस्थि पंजा एवं खोपड़ी मिला है, जिससे यह प्रमाण होता है कि द्रविड़ के समय भी यह हड़प्पा सभ्यता में था। दोनों का लिपि अलग अलग है तथा देवी देवताओं भी अलग अलग है। अब हम इसको खंडन करते जा रहे हैं, जो हमने मिडिल पॉइंट को लिखे हैं उसी को खंडन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता नगरीय था जबकि द्रविड़ लोग का संस्कृति ग्रामीण था। आर्यों का कुछ कहना है कि वे शब्द सैंधव प्रदेश से आए थे, जो ठोस सबूत नहीं मिलता है। इसमें द्रविड़ का लिपि और आर्यों का लिपि में अंतर तथा दोनों के कालखंड में अंतर पाया गया है। आर्यों का देवता पुरंदर जो कि किला के तोड़ने वाला होते थे, जबकि हड़प्पा में किला को बचाने वाला देवता होते थे। परंतु द्रविड़ के स्वरूप में अंतर है। पुरातत्व के उत्खनन के अभाव में यह मानना बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है। कुछ यहाँ पर राइटर हैं, उनका नाम है फ्यूजर सर्विस या रोमिला थापर।
उनका स्टेटमेंट है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास क्रमिक अर्थात धीरे धीरे विकास हुआ है और क्रमिक विकास के 4 चरणों में हम देख सकते हैं या देखा जा सकता है। तो प्रथम चरण देखते हैं। प्रथम चरण है 6000 BC से 3500 BC की ओर है। तो 6000 BC से 3500 BC के देखते हैं। इस चरण में सीमित कृषि था, ग्रामीण सभ्यता तथा मेहरगढ़ से प्राप्त होने वाली खाद्य पदार्थ प्रथम बार प्राप्त हुआ था। इसमें कुछ हद तक विकास को शुरू किया गया था। वहीं दूसरा चरण की ओर देखते हैं तो 3500 BC से 2600 BC, इस चरण में उन्नत कृषि, अन्नागार, तांबे का प्रयोग के साथ साथ हल का भी प्रयोग किया गया। इसी चरण में ही आमरी, कोडजी, चालहुद्रो, कालीबंगा का खोज हुआ। ये दूसरा चरण भी क्रमिक विकास का उदाहरण रहा है। आप जानते होंगे कि आमरी, कोटदीजी, चालहुद्रो, कालीबंगा ये सभी के सभी सिंध प्रांत में स्थित है। सभी के सभी सिंधु नदी के पास में है। नेक्स्ट तीसरा चरण देखते हैं 2600 BC से 1800 BC। इस चरण में परिपक्व रूप से हड़प्पा का काल माना जाता है। इसमें ग्रामीण सभ्यता से विकास होकर नागरीय सभ्यता की ओर अस्थायी विकसित हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल लिपि का भी प्रयोग हुआ है। मुहर के साथ साथ पक्के ईंट का मकान, नाली का पानी का निकासी, सड़क, कारखाना इत्यादि ये तीसरा चरण में ही संभव हुआ था। चौथा चरण देखते हैं 1800 BC के बाद पतन मुक्त चरण कहलाता है। नगरीकरण उत्तर हड़प्पा में समाप्त हो गया। कुछ इतिहासकार का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत या पतन बाढ़ से, सुखाड़ से, बाहरी आक्रमण से, जलवायु से इत्यादि का विवादित वर्णन मिलता रहा है, जो सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कहीं से भी अब सही प्रतीत नहीं होता है। दूसरी बात, इस पतन के कारण का भी नकारा नहीं जा सकता है। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं कि हर इतिहासकार का कहना है कि इसका पतन जो हुआ है तो बाढ़ से, सुखाड़ से, जल से, जलवायु से, अर्थात कह सकते हैं कि इसका बाहरी जो पूर्णता कह सकते हैं कि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह भी सही प्रतीत नहीं होता है। इसकी दूसरी बात यह है कि इसका पतन का कारण भी पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता है। अब हम इसको निष्कर्ष को देखते हैं कि हमने सबसे पहले देखें भूमिका के बाद मिडिल पॉइंट्स को देखें, उसके बाद हम निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष में क्या है? पर्याप्त पुरातात्विक साक्ष्य के अभाव और लिपि के अभाव में यह कह पाना तो मुश्किल है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, परंतु हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विदेशी प्रभाव को हम स्वीकार नहीं सकते। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव क्रमिक रूप से ग्रामीण सभ्यता से धीरे धीरे नगरीय संस्कृति की ओर हुआ है और इसके उद्भव का एक प्रक्रिया के रूप में देखना और क्रमिक रूप से उद्भव अधिक उचित प्रतीत होता है। तो हम यह निष्कर्ष को देखें और इस तरह से ये निष्कर्ष रहा। तो सबसे पहले हम इसको किसी पाठ को लिखते हैं तो इतना जानेंगे कि सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। भूमिका में हमको क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ रहता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव था तो हमने भूमिका में उद्भव के रूप में देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि पढ़ नहीं पाए एवं क्षैतिज उत्खनन का अभाव इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय बना रहा है तथा इसके 2 वर्ग में बांटते हैं, विदेशी उत्पत्ति एवं स्थानीय उत्पत्ति। हमने विदेशी उत्पत्ति को देखे कि गार्डन चाइल्ड क्या कहता है, मार्टिन व्हीलर क्या कहता है और डीडी कोशाम्बी क्या कहता है। उसके बाद मैंने पक्ष को खंडन किया और पक्ष को लिखते हुए मैंने खंडन किया। उसके बाद कुछ पॉइंट्स को देखें कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता विस्तार से देखने पर यह बहुत सही प्रतीत नहीं लगता है, क्योंकि दोनों सभ्यता के अंतर में ठोस मौलिक अधिकार है और बाह्य प्रभाव को भी पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता है। मैंने वो भी देखें। अब व्यापारिक संबंध में सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता में आदान प्रदान जरूर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ का मोहर वहाँ का मोहर यहाँ मिला है। मेसोपोटामिया की मोहर हड़प्पा में, हड़प्पा की मोहर मेसोपोटामिया में, तो जाहिर सी बात है कि व्यापारिक संबंध में